उन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में, जो 1776 में प्रकाशित की गई थी, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। ठीक है। तथा उन्होंने वेल्थ क्रिएशन वेल्थ क्रिएशन पूंजी सृजन पर जोर दिया। एडम स्मिथ के अनुसार शास्त्र वह विषय है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, कामा उपभोग, और वितरण प्रणाली संबंधित प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। अंडर द लाइन सेवा और वस्तु है ना। सेवा और वस्तु को अंडरलाइन कीजिए। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र नहीं लिखा नहीं है। एडम स्मिथ के अनुसार उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उपभोग, उपयोग और वितरण प्रणाली पर या वितरण प्रणाली से संबंधित प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। ठीक है। तो अब सेवा और वस्तु क्या है, तो लिख ले हेडिंग सेवा और वस्तु, और फिर लिखे सेवा या वस्तु, लिखे वस्तु, गुड्स लिखे वस्तु। यह दृश्य होता है और इसका बाजार मूल्य होता है। याद है ना, यह दृश्य होता है और इसका बाजार मूल्य होता है। सेवा लिखे, सर्विस लिखे। अदृश्य होता है, यह अदृश्य होता है और इसका भी बाजार मूल्य होता है।
समझ में आ गई बात। सेवा क्या है? जो दिखा ना दे। हम आपको सेवा दे रहे हैं, दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और वस्तु क्या है? जो दिखाई दे। ये सारी वस्तुएं आपको दिखाई दे रहे हैं और इनका बाजार मूल्य भी है। अगर मान लीजिए इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है तो ये क्या कहलाएगी? सेवा कहला वस्तु कहलाएगी नहीं कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। वस्तु का होना जो है वो दृश्य हो और उसका बाजार मूल्य हो। सेवा क्या है? जो अदृश्य हो, जो नहीं दिखाई दे। ओला क्या है बताओ? समझते चलिए फिर तो ना। ओला क्या है? ओला बताइए किस में आएगा? सेवा में आएगा कि वस्तु में आएगा? ओला ओला जाने है ना। ओला, हाँ हाँ वही ओला। यूबर, ओला वस्तु में आएगा कि सेवा में आएगा? पेटीएम, अब अदृश्य है। सेवा कहाँ दिखाई दे रही है? ऑनलाइन सामान ला के देता है आपको, है ना। ठीक है, ये चीज अच्छे से बना के रखिएगा, ठीक है ना। लिखे इसके बाद में अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र को बाद में अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया। लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। मार्शल ने कहा कि ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये लोक कल्याण के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है, पब्लिक वेलफेयर है ये, ठीक है। एडम स्मिथ ने कहा था कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र वह विषय है जो वस्तु और सेवा के उपभोग, उपयोग, उत्पादन या वितरण संबंधी प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसी चीज को बाद में जॉन मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र वो विषय है जो कल्याण, लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया, कि ये लोगों के कल्याण के रूप में है, ठीक है। इसी के बाद लिख लीजिए कि अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित संसाधन के रूप में परिभाषित किया। सीमित संसाधन के रूप में परिभाषित किया, या साधन लिख लीजिएगा, ठीक है। सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया। रॉबिन्स के अनुसार रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है
रोबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां सीमित साधनों के आधार पर वैकल्पिक उपयोग वाले वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित आवश्यकता के संदर्भ में वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित आवश्यकता के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन कहा है या अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। हो गई बात। चलिए समझते हैं इसको। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। देखिए रोबिन्स ने क्या कहा, रोबिन्स ने ये कहा कि परिभाषा जो दिया, उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है ना वो सीमित साधनों के प्रकार के, यानी सीमित साधन है आपके पास, तो सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया। मार्शल ने कहा कि ये जो अर्थशास्त्र है ये लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया मार्शल ने। एलन स्मिथ ने कहा कि ये जो अर्थशास्त्र है ये वह विषय है जो वस्तु और सेवा के उत्पादन, वितरण या उपभोग के संबंधित विषय है, या इसको लेकर के इस पर जोर दिया। और पूंजी सृजन पर जोर दिया कि आप पूंजी इकट्ठा कीजिए, यानी पूंजी होना जरूरी है। इसी चीज को मार्शल ने कहा कि ये लोक कल्याणकारी है, लोगों के हित में है अर्थशास्त्र जो है। रोबिन्स ने कहा कि जो अर्थशास्त्र है ये सीमित साधन की, तब उन्होंने परिभाषा दिया। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ये वो विषय है जो सीमित साधनों के आधार पर, आपके पास कोई सीमित साधन है मान लीजिए, तो सीमित साधन के आधार पर वैकल्पिक उपयोग करने वाले, आप विकल्प के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपके पास सीमित साधन है लेकिन आपने वैकल्पिक उपयोग करने वाले असीमित साधनों या असीमित आवश्यकता के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र ने कहा। मान लीजिए कि आपके पास सीमित साधन है, और सीमित साधन ये है कि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए है, ये कल हमने आपको बताया था, ठीक है ना। और इसमें आपको
असीमित आवश्यकता है, सीमित नहीं है। लेकिन आपके पास ये 100 रुपए क्या है बताइए? सीमित साधन है। कैसे साधन है? सीमित साधन। तो 100 रुपए ही है, 101 रुपए नहीं है, तो आपके पास सीमित साधन है। लेकिन आवश्यकता आपकी क्या है? असीमित है। जब आवश्यकता असीमित है तो आप कोई विकल्प ढूंढिएगा। विकल्प नहीं ढूंढेंगे? बिल्कुल ढूंढेंगे। अब मान लीजिए कि आपको मूवी देखना है और लखनऊ जाके पीवीआर जैसे टॉकीज में मूवी देखेंगे तो 400-500 रुपए की तो केवल टिकट होगी वहां की। तो सीमित साधन अगर एक तो आपके पास है, आपके जेब में 100 रुपए है, ऑप्शन ये है कि आप अपनी गाड़ी निकालें और सुल्तानपुर उसमें तेल डला के चले आए। एक ऑप्शन ये है कि कोई जा रहा है, उससे कहते भैया हमें भी लेते चलो और नाश्ता पानी हम तुमको करा देंगे। वो जा ही रहा है, वो बोलेगा ठीक है यार कोई बात नहीं है तो। अब बैठ लिए, गए वहां पे अपना कुछ नाश्ता आप खुद भी खाए, उसको भी खिलाए और कोई वस्तु भी खरीद लिए अपने। जहां गए वो आपका काम भी हो गया। तो जो असीमित साधन है, असीमित आवश्यकता थी, वो आपकी पूर्ति हो गई। और उसका प्रयोग आपने कैसे किया? विकल्प के रूप में किया। ठीक है ना? तो यही जो है आपका, ये जो 100 रुपीज है, ये क्या है? आपका सीमित साधन है ना? लेकिन जो आपका इसमें करना क्या है, आपको मान लेते हैं हम एग्जांपल देते हैं, मूवी देखना है मान लो, और आपको नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है मान लो, और आपको रेंट देना है, मतलब ट्रांसपोर्ट का। ठीक है? अब आपके पास 100 रुपए है और करना ये सब काम है। अभी तो 3 है, मान लो मैं और दे दूं, तो आप क्या करेंगे कि छोड़ेंगे? बोलो यार क्या जरूरत है पीवीआर जाने की, पिक्चर ही तो देखना है। चलो मुसाफिर खान टाकीज में देख लेंगे या सुल्तानपुर में देख लेंगे, जिसका टिकट 40 रुपए होगा। किसी मॉल में जाके बर्गर को खाएंगे तो मान लीजिए नाश्ता करना है हमको, चाय भी पियेंगे तो 40-50 रुपए की चाय होगी। 180 रुपए का राजू चौक जो है, राजू चौक में नीचे पिज्जा हट है दिल्ली में, 180 रुपए का बर्गर है। सेम बर्गर आप बाहर निकल जाइए किसी ठेले वाले के पास पे खा लीजिए, बढ़िया से आपको बना के देगा, 20 रुपए का दे देगा। आप नाश्ता भी कर लिए 20 रुपए में। हम ओला यूबर क्यों बुक करें? हम अपनी कार क्यों निकालें? बैटरी वाला रिक्शा पकड़े, 20 गए 20 आए, 40 रुपए में हमारा काम हो गया। अब हमारी जो असीमित आवश्यकता थी हमने पूर्ति कर लिया। किस रूप में किया? वैकल्पिक रूप में। किस रूप में? तो ये क्या कहलाएगा? वैकल्पिक साधन। हमने उपयोग कैसे किया, या साधन या उपयोग, आपने इसका उपयोग कैसे किया बताइए? विकल्प के रूप में किया कि नहीं किया? चलो भाई, जो होना था, जहां महंगा महंगा था हमने सस्ता सस्ता देख लिया, तो हमारा काम तो हो गया ना। पिक्चर तो वही है, मूवी तो वही होगी,
जाएंगे तो आप बस यही होगा कि 20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे या 20 मिनट बाद में पहुंचेंगे। ट्रांसपोर्ट वैसे भी आपको जाना तो पड़ेगा ही, और बर्गर तो वही खाया है आपने, थोड़ा बहुत स्वाद में डिफरेंस हो सकता है, बाकी तो सेम बर्गर वो भी कहलाएगा, बर्गर वो भी कहलाएगा। तो आपने इसका जो उपयोग किया है ना, वो वैकल्पिक उपयोग किया है। और जब आपने सीमित साधन को वैकल्पिक या असीमित साधन के रूप में जो आपने इसका उपयोग किया है, या असीमित आवश्यकता है आपकी, इस असीमित आवश्यकता को आपने वैकल्पिक उपयोग के रूप में किया, और यही आपका कहलाएगा मानव व्यवहार। क्या कहलाएगा? ये आपका व्यवहार है कि आपने ऐसा कर लिया। तो रॉबिन्स ने यही कहा कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो आपके सीमित साधन है, उन सीमित साधनों के उपयोग करने वाले असीमित आवश्यकताओं पूर्ति करने पर, या असीमित आवश्यकता के संदर्भ में जो आपने असीमित आवश्यकता है आपकी, और उसको आपने जो वैकल्पिक उपयोग किया, यही आपका क्या कहलाएगा? मानव व्यवहार कहलाएगा। ये रॉबिन्स ने, आप इसको बना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि याद रहे। बना ले, फिर आगे लिखते हैं। बना लीजिए पहले। उससे संबंधित होता है दृष्टि, यानी माइक्रो इकोनॉमी क्या है, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। लिखें, जैसे जैसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा वस्तु और सेवा का वस्तु और सेवा का उपभोग या उत्पादन, कंपनी या कंपनी समूह द्वारा कंपनी या कंपनी समूह द्वारा उत्पादन या उपभोग, उपभोग या उत्पादन जैसे करना चाहिए।
देखो, नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो से आपको बता दूं, समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। स्टार्ट है, आप जैसे भी आपको लगे अच्छा है। देखिए अभी आज का क्या होगा ना, लास्ट में जब हमारा नोट्स धीरे धीरे तो आप मेच्योरिटी के लेवल पर आ जाएंगे, जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब आप और अच्छे से समझ पा रहे हैं, तब हम आपको पिंक पॉइंट करवाएंगे। ठीक है ना, आपसे बोलेंगे 2-3 हाईलाइटर ले आइए और उसको हम लोग उस हिसाब से पिंक पॉइंट करवा देंगे, ताकि आप एकदम बढ़िया से बच्चों को और अच्छे से याद हो जाए। आप ये देख कुछ, या आपने कभी ऐसा सोचा है, इमेजिन किया होगा कि ये अब मुझे कहीं ना कहीं बड़ा इजी लग रहा है कि हाँ मैं इसको अच्छे से पढ़ सकता हूँ या मुझे अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसा टॉपिक लगता है कोई, या इसको बहुत हमें रटना नहीं पड़ेगा, ये याद हो जाएगा आराम से हमें? अभी सोचा नहीं आपने ऐसा? जिसे ये पढ़ाया जा रहा है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो अच्छे से हमको याद हो जाएगा, ऐसा लगता है या समझ में आ जा रहा है पूरा? हाँ तो बस वही चीज है, ठीक है ना। देखिए, अर्थशास्त्र के जो दो भाग है ना, एक व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमी होगा, एक होगा मैक्रो इकोनॉमी, बृहत अर्थशास्त्र। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, इसे हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है ना, व्यक्तिगत होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उस व्यक्ति ने किसी सेवा या वस्तु का उत्पादन किया, फिर उसको उसका उपभोग किया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए व्यक्ति का कोई समूह है, व्यक्ति का कोई समूह है, सारे लोग मिल करके उत्पादन कर रहे हैं और फिर उसका उपभोग कर ले रहे हैं। तो छोटी मात्रा मतलब थोड़े मात्रा में है ना, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक कंपनी है या कंपनी समूह द्वारा जो है कोई उत्पादन होता है और उसका उपभोग कर लिया जाता है। तो ये सब जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? माइक्रो इकोनॉमी के होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो लिख ले, बृहत अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र लिख ले, लिखे। इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से भी संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। समझिएगा बात को। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है, जैसे कंपनी या कंपनी समूह द्वारा उत्पादन या उपभोग, व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा उत्पादन या उपभोग, है ना। माइक्रो इकोनॉमी क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र वो है, इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे आधारित होता है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जैसे जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी, बेरोजगारी,
ये सभी जो है क्या होंगे, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे में लिखूं, जैसे लिखो, जैसे में लिखो, जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी, बेरोजगारी, बेरोजगारी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भैया, गुड, अनएम्प्लॉयमेंट, और गरीबी को पॉवर्टी। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद को, ठीक है, और राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम। ठीक है ना। ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं ना, जब आप पेपर पढ़ेंगे ना तो उसमें जैसे ही मिलेगा आप अच्छे से समझने लगेंगे। अरे एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार कोर्स करके तो देखो, अपने आप को कहाँ पाओगे ये अंदाजा नहीं होगा तुम्हें। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाया तुमको इस कदर से जाएगा कि सारा तुम्हारा माइंडसेट में होगा। और अभी क्या, अभी तो हम एक लाइन में भी नहीं चल पा रहे हैं। होने दीजिए बच्चों को थोड़ा, यही नहीं सारा याद करवा दिए तो बताना, यही बस घर जाके बस 5 मिनट के लिए देख लेना, बस सारे पेज पलट पलट के। चलिए भैया, अब मैं पूछता हूँ, कॉपी को जरा बंद कर लीजिएगा। हाँ बंद ही कर लीजिए, क्योंकि देखोगे तो ठीक नहीं लगेगा। अब बताओ मुझे, अर्थशास्त्र के कितने भाग, अब दो, कौन कौन, दृष्टि समष्टि, अंग्रेजी में बताइए, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है ना, गुड। मैक्रो को हम लोग सूक्ष्म भी कहते हैं, माइक्रो को, और मैक्रो को बृहत भी कहते हैं। तो जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है या जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसे क्या कहेंगे हम, मतलब ये सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र भी कहते हैं इसे। और ये व्यक्तिगत, हाँ व्यक्तिगत, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, गलत सीधा जो भी आए, चयन शब्द इसका सही है, क्रम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सही है ना। ठीक है। और बृहत यानी कि व्यष्टि, मैक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसे बृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, और बताइए, क्योंकि यह, हाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है ना, और वो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था से संबंधित है वो। ठीक है ना, मतलब उसमें व्यक्तिगत आर्थिक रूप से संबंधित होता है, और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। उदाहरण क्या होगा जैसे, गुड, हाँ सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, इस तरह से आपके क्या होंगे ये, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र होगा। समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे लिख ले, याद हो गया ना। ठीक है, तो लिखे समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में, या लिखे, हाँ ठीक है लिख लो, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में अधिक व्यापक है। हो गया, कौन अधिक व्यापक है, समष्टि किसकी तुलना में, व्यष्टि की तुलना में, बस।
लिखें। इस प्रकार अर्थशास्त्र वह विषय है इस प्रकार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि जहां यह अर्थशास्त्र वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से लेकर समष्टि तक व्यष्टि से लेकर समष्टि तक व्यष्टि से लेकर समष्टि तक किस प्रकार अर्थशास्त्र वह व्यवस्था या अर्थशास्त्र वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से लेकर समष्टि तक किस प्रकार व्यक्ति और समाज किस प्रकार व्यक्ति और समाज अपने सीमित व्यक्ति और समाज अपने सीमित साधनों के द्वारा अपने सीमित साधनों के द्वारा असीमित साधन या असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति अपने सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राप्त करता है अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से लेकर समष्टि तक माइक्रो इकोनॉमी से लेकर मैक्रो इकोनॉमी तक किस प्रकार व्यक्ति या समाज है ना व्यक्ति और समाज अपने सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए एक लाइन और लिखिए। अतः अर्थशास्त्र वह है अतः अर्थशास्त्र वह है जहां मानव अतः अर्थशास्त्र वह है जहां मानव की आर्थिक क्रियाएं अंडर द लाइन आर्थिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए। अर्थशास्त्र वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से लेकर समष्टि तक किस प्रकार व्यक्ति या समाज द्वारा अपने सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यष्टि से लेकर समष्टि तक कोई समाज या व्यक्ति अपने सीमित साधनों के द्वारा ठीक है ना अपनी असीमित आवश्यकताओं की ये जो अब ठीक है ना याद आ रहा है ना असीमित आवश्यकताओं की
क्या करता है, वैकल्पिक उपयोग द्वारा या आवश्यकताओं की क्या करता है, वो पूर्ति करता है। बात समझ आ गई। इस प्रकार यह अतः अर्थशास्त्र वह विषय है या वह है जहां मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, या हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अंडर द लाइन आर्थिक क्रियाएं क्या है, अब हम लोग इसी पे बात करेंगे। देखिए जहां से हम लोग पॉइंट को छोड़ेंगे ना वहीं से उठा लेंगे। अब पता कर ले आर्थिक क्रियाएं क्या है।